नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शादी के बाद हर कपल उस सुखद एहसास को पाना चाहता है जिसमें मासूम जान उन्हें माँ और पापा कहकर बुलाए, लेकिन कई कपल्स इस सुख से दूर हैं और इधर उधर भटकते भी रहते हैं। जिन कपल्स की शादी को लंबा अरसा हो चुका है और कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उन्हें अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन निसंतान दंपतियों के घर मासूम की खिलखिलाहट ला रही है IVF तकनीक। और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। IVF स्पेशलिस्ट इंद्रा IVF पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इशिता लुक्कड़। इंद्रा IVF फरीदाबाद से डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके अलावा इंद्रा IVF पटना से डॉक्टर अनुजा सिंह। डॉक्टर आपसे निसंतान और IVF के बारे में डिटेल्स में जानेंगे और दर्शकों के सवाल भी लेंगे। तो निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या है तो डॉक्टर से आप बात करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर इशिता आपसे है। पिछले कुछ सालों से IVF का उपयोग काफी बढ़ रहा है, काफी चलन में है। कई सेलिब्रिटीज भी IVF तकनीक को अपना रही हैं। आप ये बताइए डॉक्टर इशिता, IVF तकनीक के आविष्कार क्यों किए गए? देखिए, IVF एक 1978 की पुरानी टेक्निक है। पहली बच्ची जो इस टेक्निक के द्वारा पैदा हुई है उनका नाम है लुइस ब्राउन। परेशानी क्या थी? उनकी माँ की दोनों नलियां बंद थीं। मैं आपको बताती हूँ नली में क्या होता है। नली में अंडा आता है, शुक्राणु आते हैं, दोनों मिलते हैं, मिलके भ्रूण तैयार होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इनकी माँ की दोनों नलियां बंद थीं, मतलब अंडा भी आ रहा था, शुक्राणु आ रहे थे, भ्रूण नहीं तैयार हो पा रहा था, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो इस टेक्निक द्वारा अंडों को बाहर निकाला गया, शुक्राणु से मिला के भ्रूण तैयार किया गया और उस भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर डाल दिया गया। यानी ऐसी माँ जिसकी नलियां बंद थी, इस टेक्निक द्वारा उनको भी संतान प्राप्ति हुई है। जी डॉक्टर इशिता, जैसा कि आपने बताया IVF की शुरुआत ब्लॉक या खराब ट्यूब वाली महिलाओं को संतान सुख देने के लिए की गई थी और इसमें लगातार एडवांसमेंट हो रहे हैं। अब डॉक्टर ज्योति, आपसे मेरा सवाल है, आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इसके अनुसार भारत में निसंतान दंपतियों की संख्या तेजी से लगातार बढ़ रही है और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या है, इसकी वजह क्या है? जैसा आपने कहा कि निसंतानता की दर बढ़ रही है, ये बिल्कुल सही है। आजकल बहुत सारे मरीज हैं ऐसे जो निसंतानता से ग्रस्त हैं, जिनको प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करते हैं पर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनसे दर बढ़ रही है। एक इम्पोर्टेंट कारण, महत्वपूर्ण कारण है शादी का लेट होना। एक जमाने में ज्यादातर शादियां 21 ईयर्स 22-23 साल तक हो जाती थी। वही शादी अब आज के दिन 30, 32, 33 साल की उम्र में होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अंडों में बदलाव बढ़ता है, अंडे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत लोग जो ये बात नहीं समझते हैं, ये नहीं जानते कि एक प्रमुख कारण जो निसंतानता का है वो अपने आप में यही कारण है कि जो शादी है वही देर से हो रही है। इसीलिए जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उम्र निकल जाती है हाथ से या बढ़ जाती है। ऐसा भी है कि कुछ लोग शादी तो समय पर करते हैं पर करियर के कारण या और किसी परेशानी के कारण या यूं ही उन्हें लगता है कि अभी समय नहीं हुआ है, वो प्रेगनेंसी को डिले करते हैं। जैसे शादी तो समझिए 26-27 साल की उम्र में हो गई, पर 30, 32, 33 साल पे तो सोचना शुरू किया कि अब प्रेगनेंसी के लिए सोचते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अंडों में बदलाव आएंगे, प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता जाएगा, ये भी कारण बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी भी सही समय पर हो गई, प्रेगनेंसी भी प्लान करना चाहते हैं, पर इतना स्ट्रेस है काम का, जॉब का, फैमिली का और चीजों का, तो स्ट्रेस भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, एक इम्पोर्टेंट कारण बनता है इस चीज का। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनके स्ट्रेस को कम करते हैं और सिर्फ इतना ही काफी होता है और कुछ टाइम के बाद उन्हें प्रेगनेंसी हो जाती है। तो स्ट्रेस भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। और कारणों में इस बात को समझें कि लाइफस्टाइल में जो बदलाव आ रहे हैं, हम जिस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं आज के दिन, ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम भागने दौड़ने का काम बहुत कम करते हैं। इतनी चीजें हमारे लिए मौजूद हैं हमारी सहायता के लिए कि हमें जो फिजिकल काम या जो एक्टिविटी हम पहले किया करते थे अब नहीं करते हैं। तो बैठे रहना भी अपने आप में वजन को बढ़ाता है, हमारी और प्रॉब्लम्स को, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर,
इस तरह की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, जो कि प्रेगनेंसी ना होने में कारण बन सकते हैं, प्रेगनेंसी में बाधा बन सकते हैं। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस या फिर बदलता लाइफस्टाइल, अल्कोहल कंजम्पशन, आज के दिन बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि किस तरीके से स्मोकिंग या अल्कोहल उनके शुक्राणुओं में या अंडों में बदलाव पैदा कर सकती हैं और प्रेगनेंसी को मुश्किल बना सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये बदल रहा है। इतना ही कहूंगी सिर्फ कि थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए, उम्र के प्रभाव को समझिए कि क्या प्रभाव हो सकता है उसका, और जितना हो सके अच्छा स्वस्थ खाना खाएं और स्ट्रेस लेवल्स को कम रखें ताकि इस दर को थोड़ा कम किया जा सके। तो मेडिकल कारणों के साथ हमारी लाइफस्टाइल निसंतानता का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर अनुजा, टाइम के साथ हर तकनीक में एडवांसमेंट हो रहा है और इनफर्टाइल कपल्स को पेरेंटहुड का सुख देने के लिए आईवीएफ में भी कुछ नई तकनीकें आई हैं। और वो तकनीकें क्या हैं? जैसे पहले जमाने की टीवी, आजकल के टीवी में काफी अंतर है, वैसे ही आईवीएफ की टेक्निक जो 1978 यानी कि 1978 को जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, जिसके द्वारा लुइस ब्राउन का जन्म हुआ था, उस टेक्निक और आजकल के टेक्निक में बहुत सारे ही बदलाव आए हैं। पहले की आईवीएफ टेक्निक में क्या किया जाता था कि एक नॉर्मल अंडा लिया, अंडे के चारों तरफ 20 से 30 हजार शुक्राणु आपस में पेट्री डिश में छोड़ दिया गया। उसमें से कोई एक शुक्राणु एक अंडे के साथ मिलता था और भ्रूण बनता था। इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यदि अंडे का जो खोल है वो ज्यादा सख्त हो गया, तभी भी जो शुक्राणु है उसको भेद करके अंदर भ्रूण नहीं बना पाता, या किसी के शुक्राणु में गतिशीलता कम है तो वो भी अंडे के साथ भ्रूण नहीं बनाता, या किसी के शुक्राणु बहुत ही कम है, या किन्हीं के हम देखते हैं कि नील शुक्राणु होते हैं और बायोप्सी में शुक्राणु मिलते हैं, तो वैसे लोगों को भी संतान प्राप्ति करने में दिक्कतें आती। तो वैसे केसेस में एक नई तकनीक का इजाद हुआ जिसको हम ICSI कहते हैं, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, महिला के अंडाशय में से एक अंडा निकाला, पुरुष के उस वीर्य में से एक शुक्राणु लिया। एक अंडे के लिए एक शुक्राणु की ही इसमें जरूरत होती है, क्योंकि एक इंजेक्शन की मदद से एक अंडे के अंदर एक शुक्राणु डाला जाता है जिससे भ्रूण बनता है। तो यदि अभी किसी पुरुष के कम शुक्राणु हो, या उनमें गतिशीलता ना हो, या अंडे का जो खोल है वो काफी सख्त भी हो, तभी भी भ्रूण बनाया जा सकता है। फिर और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर को आप ऐसे समझें कि सपोज पहला दिन हमने जो भ्रूण बनाए, हमारे पास 5 भ्रूण बने। पहला दिन एक, दूसरे दिन दूसरा मर गया, तीसरे दिन तीसरा मर गया, चौथे दिन चौथा, और 5वें दिन जो था हमारे पास एक ही भ्रूण बनता है। यदि एक ही भ्रूण बचता है तो इसका मतलब सबसे ताकतवर हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ऐसी भ्रूण को यदि महिला के गर्भाशय में हम डालते हैं तो उसमें हमें सफलता ज्यादा मिलती है। वैसा ही है जैसे लेजर असिस्टेड हैचिंग। लेजर असिस्टेड हैचिंग आजकल के जमाने में बहुत ही नई और अच्छी टेक्निक है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमने बहुत जगह आईवीएफ करा लिया लेकिन हमारा फेल होता है और चिपकता नहीं है भ्रूण। तो ये भी हो सकता है कि जो भ्रूण बनता है उसके चारों तरफ जो कवर होता है यानी कि खोल होता है वो बहुत सख्त हो, और वो इतना सख्त हो कि उसको फोड़ के वो बाहर नहीं निकल पाए। तो लेजर असिस्टेड हैचिंग में हम क्या करते हैं, वो जो भ्रूण के चारों तरफ का जो खोल होता है जो अंडे के खोल जैसा हो, उसको लेजर की शॉट से 1-2 सेकंड में ही उसको पतला कर दिया जाता है, जिससे भ्रूण जब आपके अंदर डालें महिला के गर्भाशय में तो उससे आराम से निकल के महिला के गर्भाशय के परत जो होती है उससे चिपक जाए। तो इसे हम लेजर असिस्टेड हैचिंग कहते हैं। फिर क्लोज वर्किंग चेम्बर्स हुआ। क्लोज वर्किंग चेम्बर को आप यूं समझें कि महिला के जो गर्भाशय है उसमें तापमान जो होता है महिला के अंदर अलग होता है। जब हम जो ओटी होता है उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर महिला के अंडाशय में से अंडे जब हम बाहर निकालते हैं तो बाहर का तापमान अलग होता है। तो जो उसको कंडीशन अपने जैसा नहीं मिले तो उसमें क्या होगा, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा। तो वैसे केसेस में क्या किया गया, एक क्लोज वर्किंग चेम्बर का इजाद किया गया। इसमें वही कंडीशन होते हैं जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 6%, ऑक्सीजन की मात्रा कम, ऐसे करके और तापमान भी 37 डिग्री के आसपास होता है कि वही कंडीशन है जो महिला के गर्भाशय के अंदर है।
तो इससे क्या होता है कि जब अंडे बाहर निकालते हैं तो उसको कभी ऐसा फील ही नहीं होता कि वो माता के गर्भाशय से बाहर निकला है। उसको लगता है एक औरत से निकल के दूसरे औरत के अंदर वो जा चुका है, और उसका क्वालिटी खराब नहीं होता। जब क्वालिटी खराब नहीं होता तो भ्रूण भी अच्छे बनते हैं, तो उससे सफलता दर बढ़ती है। साथ ही में आजकल बहुत सारी टेक्निक्स जैसे पीजीडी की टेक्निक्स आई है, पीजीएस की टेक्निक्स आई है। इसमें क्या किया जाता है, जो भ्रूण होते हैं उसके एक सेल जो बनता है, उसका एक सेल को बायोप्सी करके जेनेटिक लैब्स में भेज दिया जाता है। वहां जेनेटिक लैब्स में ये बताया जाता है कि ये भ्रूण टोटली स्वस्थ है। यदि वैसे स्वस्थ भ्रूणों को हम डालते हैं तो सफलता दर नेचुरली बहुत बढ़ती है। तो इसी के कारण आजकल जो नई नई टेक्निक्स आईवीएफ में आई हैं, इसके कारण पहले से ज्यादा सफलता दर बढ़ चुकी है। पहले 20 से 30% सफलता दर रहा करती थी, अब ये बढ़कर 70-80% आ चुकी है। तो आपकी भी निसंतानता से जुड़ी अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से आप बात करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर इशिता, आपसे सवाल, इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? और ये तो आपने हमें बताया पहले सवाल में, लेकिन कपल को इनफर्टिलिटी के कारण जानने के लिए कौन सी जांच करवानी चाहिए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसी भी कपल को अगर 1 साल हो जाता है ट्राई करते करते और प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पाते, तो उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इनफर्टिलिटी यानी संतानता आदमी या औरत दोनों की ही वजह से हो सकती है। आदमी में देखा जाए तो स्पर्म काउंट या शुक्राणु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनकी मात्रा कैसी है, उनकी मोटिलिटी यानी कि मूव करने वाले स्पर्म्स कैसे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका आकार कैसा है। औरत में देखा जाए तो औरत में बच्चेदानी, एंडोमेट्रियम, वो जगह जहां बच्चे को रहना है, नली जहां फर्टिलाइजेशन होता है या भ्रूण तैयार होता है, और अंडकोश यानी कि अंडे की मात्रा और अंडे की क्वालिटी कैसी है। तो आदमी और औरत में दोनों ही में ही चेकअप होता है। आदमी का बेसिकली ब्लड टेस्ट और स्पर्म काउंट रहता है, और औरत में ब्लड टेस्ट रहता है, सोनोग्राफी रहती है, जिसमें हमें बच्चेदानी और अंडकोश के बारे में पता लगता है। तो केवल इतनी सी जांचों से निसंतानता के कारणों का पता चल जाता है। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, वसीम, जो कि अपना सवाल पूछना चाहते हैं। कॉलर है हमारे साथ। वसीम, बोलिए, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं वसीम बोल रहा हूँ। मैडम, मेरी शादी को ना 3 साल हुए हैं और हमने ये नेचुरली ये कंसीव नहीं हुआ है। फिर 4 बार IUI करवाया, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। अब हमारे लिए क्या ऑप्शन है, मैम बताएंगे जरा? ठीक है, वसीम का सवाल डॉक्टर ज्योति से है। जी, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि आपकी शादी को 3-4 साल हो गए हैं और आप 3 या 4 बार IUI करा चुके हैं पर सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, एक चीज समझना जरूरी है। IUI क्या होता है, पहले तो इसे समझें। IUI का अर्थ होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, मतलब जब भी आपका अंडा बनके तैयार होता है तब गर्भाशय में कुछ शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है इस उम्मीद से कि अंडा और शुक्राणु मिलकर एक भ्रूण बनाएंगे, और वो भ्रूण जब बच्चेदानी में पहुंचेगा तो परत से चिपक के प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाएगा। IUI एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि एक अच्छे अंडे का बनना वो हम कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा। अंडा कब फट रहा है इसकी भी हम जांच कर सकते हैं, पर फटने के बाद वो ट्यूब में जा रहा है या नहीं, या फिर जो शुक्राणु हमने गर्भाशय में छोड़े वो ट्यूब तक पहुंचे या नहीं, नलों तक पहुंचे या नहीं, अंडे और शुक्राणु एक दूसरे से मिले या नहीं, भ्रूण बना या नहीं, भ्रूण वापस बच्चेदानी तक आया या नहीं, और भ्रूण चिपका या नहीं। ये बीच की जो भी चीजें हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर हो रही हैं, इनको हम नियंत्रण में नहीं ले सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए IUI की जो दर होती है वो थोड़ी कम होती है। सफलता की दर करीब 15-20% होती है। अगर आप IUI ट्राई कर चुके हैं 4 बार, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप एक बेहतर माध्यम में आगे बढ़ें जो आपको और बेहतर रास्ता दिखा सके। जैसे कि IVF है, उसमें हम अंडों के बनने के बाद उन्हें बाहर निकाल के बाहर ही उन्हें शुक्राणु से मिला सकते हैं। तो जो IUI का प्रॉब्लम है कि अंडा या शुक्राणु मिला या नहीं एक दूसरे से हम तय नहीं कर सकते, यही प्रक्रिया हमारी आंखों के सामने होती है। हम अंडे और शुक्राणु को बाहर ही मिला रहे हैं, बाहर ही भ्रूण का विकसित हो रहा है, और उस भ्रूण को शुक्राणु को अंदर ना डाल के भ्रूण को उस गर्भाशय में डाल रहे हैं, जिसके कारण सफलता की दर कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप 3 बार 4 बार IUI ट्राई कर चुके हैं और सफलता नहीं मिली है, तो ये सही समय है जल्दी IVF के माध्यम से आगे बढ़ने का। जैसे आपने मुझे बताया आपकी शादी को 3 साल हुए हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि उम्र जितनी कम होती है
उतना ही बेहतर सफलता की दर हो जाती है। तो आपकी उम्र जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि शादी को कम समय हुआ है तो उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो ये सही समय है कि आप एक बेहतर रास्ते का चयन करें ताकि आपको समय रहते सफलता मिल सके। IUI में सफलता नहीं मिलने पर IVF से लाभ हो सकता है। डॉक्टर अनुजा, आपसे सवाल है अगला मेरा। कपल्स जो होते हैं वो IVF ट्रीटमेंट को लेकर अवेयर नहीं रहते, ज्यादातर जागरूक नहीं रहते। लंबे समय तक इंतजार करने या दूसरे इलाज में समय बर्बाद करने के बाद शादी के जब 10-15 साल हो जाते हैं, निकल जाते हैं, IVF करवाने कपल्स आते हैं। आप ये बताइए कि क्या उम्र होती है IVF के लिए? वैसे तो IVF की कोई उम्र नहीं है। कहा जाए तो कोई भी रिप्रोडक्टिव एज, मतलब जो 22 साल से ऊपर की जो महिलाएं होती है, 50 साल की महिलाओं तक IVF किया जा सकता है। पहले क्या था, IVF बहुत महंगा भी था, उसकी सफलता दर भी कम थी, लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था, IVF लैब्स भी कम थे, हॉस्पिटल्स कम थे, तो लोग IVF कराने से बहुत डरते थे। तो सारा जब सब इलाज हो चुका होता है, दर दर भटक चुके होते हैं, तब वो आते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं और पुरुषों में एक फर्क होता है अंडाशय के मामले में, कि महिलाओं में जो अंडे होते हैं जन्म से ही फिक्स्ड होते हैं, वो धीरे धीरे कमते जाते हैं और हर माहवारी में ये खर्च होते जाते हैं। जब पूरे अंडे खत्म हो जाते हैं तो माहवारी बंद हो जाती है, जब माहवारी बंद हो जाती है तो बच्चे हो नहीं पाते हैं नॉर्मली। अब ये देखा गया है कि 20 से 30 साल जो उम्र होती है उसमें मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज होती है, मतलब संतान प्राप्ति करने की जो उम्र है सबसे बेस्ट उम्र वही है। 30 साल के बाद अंडे की जो मात्रा होती है बहुत तेज रफ्तार से गिरने लगती है और 35 साल के बाद सिर्फ ये तेज रफ्तार से गिरती ही नहीं है, साथ में इनमें गुणवत्ता में भी कमी आने लगती है, जिसके कारण जो भ्रूण जो इसमें बनते हैं या जो बच्चे होते हैं उसमें बहुत सारे क्रोमोसोमल एनोमलीज, अनुवांशिक बीमारियां होने की चांसेस बढ़ती जाती है। साथ ही में फर्टिलिटी पोटेंशियल, मतलब संतान प्राप्ति करने की जो शक्ति होती है वो भी इन अंडों में कम होता है। इसलिए समय रहते ही यदि कोई कपल या दंपति कोई इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाता है तो वो ज्यादा बेहतर होता है। आजकल के जमाने में यदि 1 से 2 साल किसी दंपति ने कोशिश किया नॉर्मली बच्चे ट्राई करने के लिए, साथ रहते हुए भी बच्चे नहीं हुए, तो उनको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट ने 1 से 2 साल में यदि उन्होंने दवाइयां दी, नॉर्मल तरीके से बच्चे करने की कोशिश की, 3 से 4 बार IUI भी करा लिया, फिर भी यदि संतान प्राप्ति नहीं होती है तो IVF बेस्ट उपाय है। तो लेटेस्ट ऑप्शन काफी नहीं है। इनफर्टाइल कपल के लिए IVF तकनीक एक अच्छे ऑप्शन के रूप में सामने आया है। डॉक्टर इशिता, आपसे सवाल, कई पेशेंट इसलिए IVF इलाज में देरी करते हैं और देर से जाते हैं, अवेयर देर से होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि IVF की सक्सेस रेट कम है। आप बताइए कि प्रक्रिया में सक्सेस रेट कितनी होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब 90s में देखा गया था तो IVF का सक्सेस करीब 15 से 20% था, बट आज की टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट हो गया है, मीडिया में एडवांसमेंट हो गया है, इंक्यूबेटर्स में एडवांसमेंट हो गया है, डॉक्टर्स एम्ब्रियोलॉजिस्ट के स्किल में एडवांसमेंट हो गया है और ये सक्सेस रेट बढ़ के एक अच्छे IVF सेंटर में करीब 70-75% के आसपास हो गया है। तो उम्र के साथ अंडों में खराबी आ जाती है, कन्वे नहीं होने पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे साथ और कॉलर भी जुड़ गए हैं। पटना से हमारे साथ अंजलि जी हैं। अंजलि, क्या सवाल है आपका? मैम, मैं अंजलि बोल रही हूँ और मुझे काफी समय पहले से ही पीरियड आ जाते हैं। इस दौरान मुझे काफी दर्द भी होता है, मतलब मेरा सर्कल टाइम पे पूरा नहीं होता और पीरियड पहले ही हो जाते हैं। इसी कारण मैम प्रेगनेंसी भी नहीं हो पा रही, काफी इलाज भी मैंने करवाया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैम आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए? अंजलि जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि समय से पहले पीरियड आना, पीरियड के समय बहुत दर्द होना, साथ ही निसंतानता का प्रॉब्लम होना, ये सब हमें एडिनोमायोसिस यानी कि इंडोमेट्रियोसिस की ओर इशारा करता है। एडिनोमायोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें गर्भाशय में सूजन होती है। सूजन कैसे होती है कि गर्भाशय के अंदर एक परत होती है जिसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो हर माहवारी के समय झड़ के गिरती है। अब यही इंडोमेट्रियम यदि गर्भाशय के मांस के अंदर चली जाए या अंडाशय के अंदर चली जाए तो हर महीने इसमें भी
ब्लीडिंग होगी, लेकिन ब्लीडिंग बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसके कारण गर्भाशय में सूजन होती है और दर्द होता है। और वही यदि अंडाशय में रही तो उसको इंडोमेट्रियोमा बन जाता है, यानी कि खून की गांठें अंडाशय में जाती हैं। अब ये क्या प्रॉब्लम करता है कि हर महीने ये इसके कारण जो ब्लीडिंग होती है या खून का प्रभाव होता है, उसके कारण ये साइज बढ़ता जाता है। तो जो उसके कारण क्या होगा, यदि अंडाशय में रहा तो इंडोमेट्रियोमा बनाया, उसने क्या किया, जो बाकी जो अंडे हैं उनको खराब करना शुरू किया। साथ ही में जब बच्चेदानी के अंदर सूजन होती है तो वो शुक्राणु को भी खत्म करता है, जो भ्रूण बनते हैं उनको भी खत्म करता है। साथ ही में जो ट्यूब होती है, जो अंडे और शुक्राणु को मिलाने का काम करती है, अंडे को पकड़ने का काम करती है, उसकी भी जो मूवमेंट होती है, वो ये जो कार्य जो करती है वो अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होती है। साथ ही में जब वो जो ब्लीडिंग बाहर की तरफ, बच्चेदानी की बाहर की तरफ यदि हो रही हो या अंडाशय में होती है, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसके कारण क्या होता है, सब कुछ अंतड़ी हुई, चाहे वो अंडाशय हुई, सब बच्चेदानी से चिपकने लग जाती है। जब वो चिपकती है तो जो नॉर्मल एनाटॉमी होता है, जिसमें बच्चेदानी, उसकी ट्यूब और दोनों साइड अंडाशय जो लटकी हुई नॉर्मल रहती है, वो उस पोजीशन में नहीं होती है, जिसके कारण भी संतान प्राप्ति करने में दिक्कतें आती हैं। वैसे लोगों को कहा जाता है, जिनको भी एडिनोमायोसिस या एंडोमेट्रियोसिस होता है, कि वो शीघ्र से शीघ्र ही संतान प्राप्ति करें, क्योंकि इसमें बाद में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। यदि किसी महिला को इनिशियल स्टेज में पता लग जाता है कि उसको एंडोमेट्रियोसिस है, तो 3 से 4 साइकिल वो IUI करवा सकती है, और यदि नहीं हुआ तो उसके बाद शीघ्र ही उसको IVF में चले जाना चाहिए। और एक ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस होता है, जो बहुत ही एडवांस स्टेज, बच्चेदानी का सूजन हुआ या एंडोमेट्रियोमा हुआ, उसमें डायरेक्टली ही IVF कराना ही सबसे सही उपाय है। तो इसलिए अंजलि जी, आप मत घबराइए, आगे आपके पास और उपाय है, आप IVF की तरफ अपना रुख मोड़ सकती हैं और संतान प्राप्ति करवा सकती हैं। दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरह से IVF के बारे में हमें डिटेल्स में जानकारी दी हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे मेहमानों ने। उम्मीद करते हैं कि निसंतान दंपतियों को ये जरूर काम आएगी। आप या आपके रिश्तेदार निसंतानता की समस्या से परेशान है तो एक्सपर्ट डॉक्टर परामर्श के लिए कार्यक्रम के बाद कॉल कर सकते हैं। आपका डॉक्टर में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।